हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं समीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम क्या कर रहे थे, पीएनएसटी की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, है ना। ये उसका 7वां लेक्चर है। 6 हम पहले कर चुके हैं और वॉइस चैप्टर का ये दूसरा, हाँ नहीं सॉरी, तीसरा तीसरा लेक्चर है वॉइस का। इसके पहले हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप वो दो वीडियोस देख लें पहले, उसके बाद इस पर पहुंचे। और पहला वीडियो बहुत जरूरी है देखना, वॉइस का पहला, है ना। क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक समझा दी है, शॉर्ट ट्रिक समझा दी है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन बोलता है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब जो हम यूजुअली करते हैं कि आप पहले स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन बनाकर देख लो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो देखो बोल क्या रहा है। अच्छा, वॉइस चेंज करने बोला है, बस एक्टिव पैसिव कुछ बोला नहीं है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो बोल रहा है सबसे पहले द कार, ये हो गया भाई सब्जेक्ट। हैज बीन रिपेयर्ड लगा है, बीन अगर आप हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हैज के साथ ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अब हैज या हैव। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है और हमको क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज किया जाएगा इसको। ये हो गया भाई यहाँ पर। चलो उल्टा कर लेते हैं इसको अब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सामने ला लेते हैं। तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा तब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना है। उसके बाद ये हैज बीन रिपेयर्ड, तो यहाँ पर हमको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड चाहिए। और ये बाय द मैकेनिक लिखा है, तो ये भाई बाय प्लस सब्जेक्ट आपको मिल गया, है ना। तो अब हमको सब्जेक्ट के रूप में क्या चाहिए, द मैकेनिक चाहिए। द मैकेनिक, द मैकेनिक, द मैकेनिक, इसमें द कार है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर इज लिखा है, यहाँ पर इज लिखा है, यहाँ पर हैज लिखा है। तो ये देखो, इज तो इज में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपसे, हैज बीन रिपेयर्ड आया मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीरत फील्ड 3 kg पोटैटोज इन 1 आवर। ये भी यूनिवर्सिटी 2020 का क्वेश्चन है। तो कीरत फील्ड 3 kg पोटैटोज इन 1 आवर, अब ये लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो आपकी वर्ब क्या है, ये फील्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके पहले कीरत जो है वो सब्जेक्ट है, और इसके बाद 3 kg पोटैटोज ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो अब देखो, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय सामने आ जाता है। तो ये कीरत सब्जेक्ट ही लगा दिया, ये गलत है। ऑब्जेक्ट 3 kg, 3 kg, 3 kg, तो ये तीनों फिलहाल सही लग रहे हैं। अब एक चीज और है भाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको जब हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या वर। क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो स्ट्रक्चर में हम लेते हैं वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको देखना होगा कि कौन से वाले ऑप्शन में वॉज या वर हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। देखो 3 kg पोटेटोज वॉज लिखा है, और यहाँ पर लिखा है वर, और यहाँ पर लिखा है 3 kg पोटेटोज फील्ड बाय किरत इन 1 आवर। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर नहीं ली गई। आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज और नोटिस करो आप, 3 kg पोटेटोज लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, वॉज, वॉज सिंगुलर है, इसलिए ये भी गलत। अब लास्ट ऑप्शन देखो, 3 kg पोटेटोज वर पील्ड बाय कीरत इन 1 आवर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप बाय बेसिक भी जाते हो, है ना, तो चलो क्या सीखा था हमने सबसे पहले, जब आपको टीचर्स ने आपके पढ़ाया होगा, तो यहाँ आएगा 3 kg पोटेटोज। ठीक है, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी वाली लगेगी, वॉज या वर्ब में से इसके साथ वर लगेगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पील्ड। पील, पील्ड, पील छीलना होता है इसका मतलब, आलू छीलना। ठीक है, 3 kg पोटेटोज वर पील्ड। ठीक,
बाय कीरत, किसने छीला था? कीरत ने किया था वो काम, तो बाय कीरत लिख दिया इन 1 आवर। तो यहाँ सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? बाय बेसिक भी हमने इसको बना लिया। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये बोल रहे कैन आई सॉल्व दीज सम्स, ठीक है, कैन आई सॉल्व दीज सम्स। यहाँ आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस है, और इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस को एक्टिव, सॉरी एक्टिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैन को अपनी जगह वापस डाल दो। कैन आई की जगह क्या हो जाएगा, ये आई कैन। अब आई कैन सॉल्व दीज सम्स मतलब अफर्मेटिव मिल गया। अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस हमने बनाना सीखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सामने लिख देते हैं, तो दीज सम्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये कैन सॉल्व हमारी वर्ब हो जाएगी और आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो आखिरी में क्या आ जाएगा, बाय मी। ठीक है, आखिरी में सब्जेक्ट आखिरी में जाएगा ना, अब बीच में वर्ब क्या हो जाएगी, देखो आई कैन सॉल्व। कैन का तो कैन ही रहेगा, और सॉल्व का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, और ये बीच में लग जाएगा बी, क्योंकि जब भी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके एक्टिव वॉइस में आती है, एक्टिव फॉर्म में आती है, तब पैसिव फॉर्म बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब वही वाली लगती है, प्लस उसके साथ बी लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है भाई, अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो कहाँ कहाँ लगी है। देखो, कैन दीज सम्स बी सॉल्व्ड बाय मी, फिलहाल इसको मैं कंसिडर करके चलता हूँ। विल दिस, देखो विल लगा है, ये गलत हो गया। इसमें शैल लगा है, ये भी गलत हो गया। इसमें वुड लगा है, ये भी गलत हो गया। राइट, अब देखो कैन यहाँ लगा है बाहर, वो क्यों लगा है, क्योंकि हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहिए था। अगर आपने कैन को अंदर डाल दिया तो भी, तब तो ये क्या बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अब इसका अगर आप क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे, तो ये बनेगा दीज सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगा यहाँ, तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमको ये कैन जो है इसके बाहर पुट करना पड़ेगा। राइट, तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव ऐसे बनाया जाता है, ये आप बेसिक सीख चुके हैं, तो सारे बेसिक्स आपको पता है। होप तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैन दिस सम्स बी सॉल्व्ड बाय मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ दिस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो ये लिखा हुआ है। अब करेक्ट वॉइस चुनना है, इसमें आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। पहले से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है पीएनएसटी 2019-2021। अब बाइसिकल हैड टू बी बोरोड फ्रॉम अ कॉटेज। अब बाइसिकल हैड टू बी बोरोड फ्रॉम अ कॉटेज। अब देखो, आपने अगर वर्ब्स पढ़े, वर्ब चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने ऑक्सिलरीज पढ़ी होगी, और ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरीज तीन टाइप की होती है, उसमें सबसे पहले होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल, और तीसरी होती है मार्जिनल। मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ ये बात, कि अगर जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, जो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता, इसका मतलब आपने गलत पढ़ा है या कुछ ना कुछ कम पढ़ा है। तो आप ये सारी चीजें वहां जाके वापस पढ़ो उस चैप्टर में, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ये सारी चीजें पता रहना आपको जरूरी है। जब हम प्राइमरी पढ़ते हैं तब उसमें हम बेसिक हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं जो हमारे टेंस में लगती है, जैसे डू डज डिड, है ना, एम इज आर वाज वर हैज हैव हैड। तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का और भी मीनिंग्स में यूज किया जाता है ना, सिर्फ टेंस में नहीं किया जाता, कुछ और चीजें भी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, तो मैं इसका मतलब होगा कि आई हैव अ पेन मतलब मैं एक पेन कैरी कर रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है। आई हैड अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन थी। यहाँ पर है और हैड जो है मीन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। वहीं अगर मैं हैव के साथ टू, हैज के साथ टू जोड़ लूं, हैड के साथ टू जोड़ लूं, तो उसका मीनिंग फिर से चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है। ठीक, किसी ना किसी तरह का बाउंडेशन या कंपल्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस काम को करने के लिए बाध्य हूँ। जैसे यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, करना ही पड़ेगा। ठीक, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो उसी तरह का ये भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हैड टू,
और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इन्फिनिटिव, वर्ब में ही आप इन्फिनिटिव मेन वर्ब में पढ़ोगे, तब इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो जब पैसिव वॉइस बनता है तब ऐसे लिखा जाता है, और एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखो, टू मिल गया, बी मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, मतलब ये किस में था, पैसिव वॉइस में था। तो एक्टिव वॉइस में हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी टर्म्स जो मैंने कही है आपसे, आप पढ़ लें, जरूर पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ी है तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहली बात हमको दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो हेड का तो हेड ही रहेगा, जो वर्ब वहां यूज हुई वो वर्ब रहेगी। दूसरी बात, जो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो चेंज होगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम देखते हैं, दे हैड टू बोरो। देखो हेड हेड लगा हुआ है, वर्ब टू लगा है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। पहला ऑप्शन हम कंसिडर करके चलते हैं अभी। उसके बाद देखो, दे वर बोरोविंग अ बाइसिकल, देखो बोरोविंग तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है दे बोरोड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया है इसमें, तो ये टेंस ही बना रहा है, ये गलत हो गया। और बोल रहा है दे हैव टू बोरो अ बाइसिकल फ्रॉम अ कॉटेज, देखो हैव टू नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में था, तो अब वो प्रेजेंट में नहीं आ सकता। ठीक है, दोनों बातों में अंतर है। आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैड टू गो मुझे जाना था, टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए हैड का हैड ही रहेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स देखते हुए और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि क्या है, हम उसको जब अगला लेक्चर रिकॉर्ड करें, अगला लेक्चर आपको पढ़ाएं, तब आपको समझ में आ जाए, या हम उसमें सुधार करें ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ। देखिए इसमें क्या लगा है, काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। पहली बात तो इसने काइंडली का यूज किया, और ये डू नॉट स्मोक बोल रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है ये। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सब आ जाता है। ठीक, तो काइंडली जो है वो चेंज होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू में। काइंडली, प्लीज, ये सब जो वर्ड होते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बनाते हैं। तो चेक करते हैं कहाँ लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टिंग, ये गलत हो जाएगा। यू वर रिक्वेस्टेड, सेंटेंस पास्ट में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो डू लिखा है ना, यू हैड बीन रिक्वेस्टेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब ये देखो यहाँ लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब एक चीज इसमें हम ये समझते हैं कि भाई मैंने समझाया तुमको टू, और यहाँ लिखा है नॉट टू, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि डू नॉट लिखा हो। ठीक, तो जब भी आप किसी अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो जब आप अफर्मेटिव का बनाओगे तो यहाँ पर सिर्फ टू लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जब आप नेगेटिव इंपेरेटिव का बनाओगे, तब यहाँ पर आपको लगेगा नॉट टू। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट टू लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये हमसे बोलता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन which best expresses the same sentence। मतलब ये बोल रहा है एक्टिव पैसिव चेक करके बताओ भैया चारों में से ये क्वेश्चन कब का है, पीएनएसटी 2019-21 का। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाना है क्वेश्चन, उसके बाद मैं समझाता हूँ, है ना। तो लिखा हुआ है, आई फाउंड मिस्टर आलोक लाफिंग एट मी। आई फाउंड मिस्टर आलोक लाफिंग एट मी। अब यहाँ दो चीजें देखो, यहाँ सब्जेक्ट लिखा है आई, फाउंड हो गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या करते हुए पाया मैंने, लाफिंग एट मी। ठीक, ये अनदर सब्जेक्ट है। ठीक, तो अब एक्चुअली आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं इसमें, क्योंकि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, जो भी मेन वर्ब हमारी लिखी होती है हमको उसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो देखो सब्जेक्ट में तो मिस्टर आलोक आ जाएगा, मिस्टर आलोक सब्जेक्ट सभी जगह। दूसरी बात, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसके लिए वॉज या वर लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो मिस्टर आलोक के साथ देखो वॉज या वर्ब कहाँ लगा हुआ है, मिस्टर आलोक के साथ तो वॉज ही लगेगा ऑब्वियसली। तो मिस्टर आलोक हैज फाउंड, ये गलत। मिस्टर आलोक फाउंड मी, ये गलत। मिस्टर आलोक वॉज फाउंड, और मिस्टर आलोक वॉज फाउंड,
अब यहाँ आगे सेंटेंस को हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखा है फाउंड गिल्टी ऑफ लाफिंग एट मी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हम अलग से वर्ड्स को नहीं जोड़ते, राइट। यहाँ क्या लिखा है, मिस्टर आलोक वॉज फाउंड, क्या करते हुए पाए गए थे, लाफिंग एट मी, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला था इसको अभी अलग कर दो, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, तो ये हमने लास्ट में इसको ऐड कर दिया। ठीक, अगेन देखो इसका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर इसके बाद वॉज या वर लगनी चाहिए थी, तो हमने वॉज लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दूसरा वाला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अगेन वही बोल करने को बोल रहे हैं, पीएनएसटी 2020-21 का क्वेश्चन है, 19-21 का। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि भाई कौन सा वाला सेंटेंस हमको दिया है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, और आप खुद सॉल्व करके देखो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है हु टॉट यू दिस लैंग्वेज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और पैसिव वॉइस जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव का, तो वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और जब भी हु आता है तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं। ठीक, जब भी हु आता है और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो हम हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे बाय हुम कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो बाय हुम यहाँ और यहाँ लगा है, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत दिए हुए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब देखो एक चीज और है, हु टॉट यू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो पहली बात तो ये वॉज या वर लगेगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वॉज या वर लगेगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हम देखते हैं कि वॉज या वर्ब कहाँ लगा हुआ है। रीजन क्या बताया मैंने आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो बाय हुम वॉज लिखा हुआ है, बाय हुम लैंग्वेज यू वर टॉट, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसका रीजन क्योंकि ये स्ट्रक्चर को ये वाला सेंटेंस फॉलो करता है। तो बाय हुम लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखी जाती है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट। ठीक, और आखिरी में फिर आपका टू, राइट। तो ये है इसको सही तरीका बनाने का। चलो ये अगले लेक्चर का था, हमने पिछले वाले भी कवर कर लिया था। चलिए देखते हैं। इन द क्वेश्चन a sentence has been given in active or passive voice. Out of the four alternatives suggested below, select the one which best expresses the same sentence. Same type का क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो बनाकर देखो, फिर आगे सब 2020 का क्वेश्चन है, राइट। यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द कलनरी क्लब, ठीक है। अब कलनरी क्लब ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है इसको, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लिखा रहता है, तो उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करते हैं। और यहां पर पहले से लिखा हुआ है भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका मतलब काइंडली या प्लीज जैसे वर्ड्स को हटाकर यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा गया होगा। ठीक, दूसरी बात ये क्या है, ये अभी पैसिव वॉइस में। ठीक, तो इसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, यहाँ काइंडली या प्लीज जैसा वर्ड जोड़ा जाएगा सबसे पहले। तो देखो यहाँ सिर्फ एक ही जगह पर, सिर्फ एक ही जगह पर शुरू में प्लीज लिखा हुआ है। फिर भी दूसरे ऑप्शन हम चेक करते हैं, ज्वाइन द कलनरी क्लब, तो ये तो ऑर्डर हो गया, एक हिसाब से एडवाइस हो गई या कमांड हो गई, जो भी आप समझ, सजेशन भी बोल सकते हो आप इसको। यू मस्ट ज्वाइन, ये कंपल्शन हो गई, फिर तो कर ही लो तुम तो ज्वाइन। यू शुड ज्वाइन द, ये तो सजेशन हो गया। तो हमको क्या करनी थी, रिक्वेस्ट बनानी थी, रिक्वेस्ट बनाते हैं भाई प्लीज से, हमारा सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक, फिर से आप कोशिश कर लो इसको पैसिव वॉइस बनाने की, एक्टिव से प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लग गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम आती है, उसके बाद का ऑब्जेक्ट सेम आता है, तो ज्वाइन द कलनरी क्लब। मतलब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। माई फ्राइट एट बीइंग सीज्ड बाय फोर जिप्सी बैंडिट्स मेड मी फॉल इनटू अ सून। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता किसी भी, तो इसको थोड़ा सा समझ के, ऑप्शन समझ के बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। माई फ्राइट एट बीइंग सीज्ड बाय फोर जिप्सीज, जिप्सी बैंडिट्स
मेड मी फॉल इनटू अ सून। देखो यहाँ पर ना एक ही सिंगल वर्ब मुझे दिख रही है जिसके साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी टाइप का चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे मेड मी, यहाँ मेड मी का मतलब क्या है, जैसे ही मेड मी डू दिस वर्क, ही मेड मी डू दिस वर्क। तो जब जहां भी ऐसा मेड मी से सेंटेंस बनता है, इसका मतलब क्या है, आपको मजबूर किया गया। जैसे मैं बोलूँ ही मेड मी डू दिस वर्क, मतलब उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वर्क करूं। ठीक, इसका मतलब क्या है, किसी ने आपसे कुछ कहा और उसके रिजल्ट के तौर पर आपने किसी काम को किया, या कहीं ना कहीं आपको एज अ रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। ठीक, और मेरे ख्याल से पूरे अभी तक के क्वेश्चंस में ये एकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो इस फॉर्मेट में पूछा गया है। तो देखो क्या बनता है, माई फ्राइट एट बीइंग सीज्ड बाय फोर जिप्सीज बैंडिट्स मेड मी फॉल इनटू अ सून। तो पहले में लिखा है आई वॉज, तो सही है, आई वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो मैंने बता दिया पहले ही भाई, जब भी सेकंड फॉर्म लगती है वॉज या वर आता है। तो आई के साथ वॉज आया है, इसमें आई के साथ वॉज, इसमें आई के साथ वॉज, ये चारों सही लग रहे हैं अभी। अब ये बोल रहा है आई वॉज फ्राइटेड, सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, माई फ्राइट लिखा है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि डर गया था मैं, किसी चीज के रिजल्ट के कारण मैं डर गया था। तो आई वॉज फ्राइटेड पहला पढ़ लेते हैं, आई वॉज फ्राइटेड एट बीइंग सीज्ड बाय फोर जिप्सी बैंडिट्स एंड फेल इनटू अ सून, कि पकड़ लिया था जिप्सीज ने मुझे, इसलिए मैं डर गया था। आई वॉज फ्राइटेड एट बीइंग सीज्ड बाय फोर जिप्सी बैंडिट्स एंड एज अ रिजल्ट, यार मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। देखो यहाँ पर लिखा है एज अ रिजल्ट। ठीक, एज अ रिजल्ट फेल इनटू अ सून, मिल गया। आई वॉज सो फ्राइटेंड गलत हो गया, और आई वॉज फ्राइटेंड इनफ, तो ये इनफ अलग से वर्ड लगाया, तो ये वर्ड तो नहीं आएंगे, ये दोनों गलत हो गए। और यहां पर ना उसने यहां तक सेंटेंस सही था, लेकिन एंड फेल इनटू अ सून ये गलत कर दिया, कि क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो इसको, है ना, कि ऐसा हो गया था और उसके कारण मैं क्या हो गया, आई फेल इन अ सून, तो आपको वो बताना पड़ेगा इस कारण से, है ना, ऐसा बोलते हैं इस कारण से मैं ऐसा हो गया था। तो इस कारण से वो मीनिंग देगा हमको एज अ रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू माय नोटिस। अब ये क्वेश्चन जो है ये इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और निगेशन भी है इसमें, निगेशन मतलब नेगेटिव वर्ड, तो ये डिडंट भी लिखा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई हटा दो, डिडंट लिखा है तो इसको अंदर डाल दो, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, पैसिव वॉइस जब बन जाता है तो पैसिव वॉइस में वापस से वही डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, इंटरोगेटिव बना दो। ठीक है, अब उतना अगर हमको नहीं करना है तो सबसे पहले वाई तो सब जगह आएगा, वाई सब जगह आ गया, और डिड नॉट जहां भी लिखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया भाई, आपने भी पढ़ा होगा कि डिड या वर्क की सेकंड फॉर्म जहां भी है वहां वॉज या वर्क लगता ही है। तो आप देखो वॉज या वर्क कहाँ कहाँ लगा है, वाई नॉट ब्रॉट गलत हो गया, वाई वॉज द मैटर, ये अभी मैं कंसिडर करके चलता हूँ, वाई डिड नॉट, डिड थोड़ी लगेगा, वॉज लगेगा, वाई वॉजंट द मैटर ये लेके चलता हूँ अभी मैं। अब दूसरा और चौथा, ये ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दूसरा ऑप्शन, वाई वॉज द मैटर डन लिखा है ना, एंड ब्रॉट, भाई डन तो वर्ड था ही नहीं हमारे पास कहीं से भी, डू तो था ही नहीं, तो इसको देखो वाई वॉजंट द मैटर ब्रॉट टू माई नोटिस बाय यू। अब हमको क्या चाहिए था, वाई चाहिए था, मिल गया, इंटरोगेटिव चाहिए था, मिल गया, और यहाँ पर वॉज नॉट निगेशन भी मिल गया, और सब्जेक्ट के पहले भाई नेगेटिव वर्ड लिखा रहता है, सॉरी सब्जेक्ट के पहले जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है इंटरोगेटिव में, सारी चीजें हमारी सही जगह पर रखी हुई है, तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। एक बार अगर आप चाहें तो मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूँ इसको, ये लिखा हुआ था, वाई वॉजंट द मैटर ब्रॉट इनटू, ओ सॉरी मैंने क्या पैसिव वॉइस लिख दिया है, क्या लिखा है, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर इनटू माय टू माय नोटिस, व्हाई डिडंट यू ब्रॉट द
मैटर टू माई नोटिस। ठीक है, अब ये टू माई नोटिस जो है ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ दो, है ना। वाई डिडंट यू लिखा है, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को हटाते हैं, हेल्पिंग वर्ड को वापस जहाँ से आई है वहां डाल देते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो ये बन जाएगा यू डिडंट ब्रॉट द नोटिस द मैटर टू माई नोटिस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगा दो द मैटर, और फिर यहाँ क्या आ गया, डिड नॉट जो उठ के यहाँ आया था, वो डिड नॉट की जगह क्या लगेगा, वॉज या वर। तो मैटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ लगेगा वॉज, और नेगेटिव भी साथ में लगाना है तो वॉजंट, है ना, वॉज नॉट, या शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम, वॉजंट लिखते हैं। अरे यार, वॉजंट, ठीक है। अब वॉजंट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा, ये ब्रॉट नहीं था, ये ब्रिंग था एक्चुअली, उधर में डिड लगा हुआ है ना, तो इसको ब्रिंग लिखना पड़ेगा। तो ब्रिंग की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट आ जाएगी। द मैटर वॉजंट ब्रॉट टू माई नोटिस, ठीक। और इधर क्या लगा था, यू, तो यहाँ कहीं पे बाई यू लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, सब्जेक्ट जो है बाई प्लस क्यू में चला जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था भाई, हमको तो इंटरोगेटिव चाहिए था ना, तो ये वॉजंट उठाओ, सिंपली यहाँ डाल दो, ये वॉजंट सामने आ गया। और हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए था, तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हमको क्वेश्चन चाहिए था वाई से, तो वही डब्ल्यू एच वापस लगा दो, तो वाई से क्वेश्चन बन गया। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता। माफ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 41 क्वेश्चन है ना। बोलता है वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, अच्छा छोड़ो, ही रिमूव्स ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर फ्रॉम हिज हाउस। क्या लिखा है, ही रिमूव्स ऑल द फर्नीचर फ्रॉम हिज हाउस। तो अब देखो बनाते कैसे हैं इसको, क्या बनाना है हमको। यहाँ लिखा है रिमूव्स, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर रिमूव्स की जगह एम इज आ रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमूव्ड आएगी। तो ये देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा हुआ है, यहाँ वॉज ये गलत, यहाँ वॉज ये गलत। ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर, अब आप देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ का है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये लगा है ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सामने रखना है ना। कौन कौन सा गलत हो गया था हमारा, बी गलत हो गया था और डी गलत, क्योंकि यहाँ वॉज लिखा हुआ है, एम इज आर चाहिए। ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर, तीसरे में लिखा है ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर इज। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, बीइंग रिमूव, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो कंटिन्यूस में लगता है। और यहाँ क्या लगा है, रिमूव, तो मैंने क्या बोला था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगेगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। भाई बेसिक सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने डायरेक्ट वर्ब देखकर नहीं बताया। अगर आप डायरेक्ट वर्ब देखकर ही बताते हो, रिमूव एमिजार लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एक ही ऑप्शन में। और बाई बेसिक भी बताया साथ में मैंने, कि भाई आपका ऑब्जेक्ट पहले चला गया, सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट चला गया, और उसके बाद फिर क्या जाएगा बीच में, वर्ब जो है जिस तरह से चेंज होगी। आगे देखते हैं, द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल डिस्ट्रैक्टेड माई सोल विद एन एक्सेस ऑफ एंग्विश। ठीक, क्या लिखा है, द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल। अब ये सेंटेंस भी जो है, अभी थोड़ी देर पहले जो सेंटेंस पढ़े थे उस तरह डिफरेंट तरीके का है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं द लाउड क्लैमर, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल। तो ये अभी डिटेल्स किसके बारे में दे रहा है, ये इसी सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, तो यहां तक हमको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी क्या है, वर्ब शुरू होनी, देखो यहाँ लिखा है डिस्ट्रैक्टेड, यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में है। ठीक, ये एक क्लॉज था, उसके पहले एक क्लॉज ये था, तो ये वाले क्लॉज, ये सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक, ये दूसरा क्लॉज था, इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी डिस्ट्रैक्टेड माई सोल। ठीक, तो माई सोल क्या हो गया इसका, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट विद एन एक्सेस एंग्विश, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं सर। ऑब्जेक्ट पहले जाता है, तो देखो माई सोल पहले आना चाहिए, देखो सब में माई सोल लगे। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म शुरू से हम यही करते आ रहे हैं भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मतलब वॉज या वर लगेगा। तो कहाँ वॉज या वर दिया हुआ है, देखो यहाँ वॉज, यहाँ वॉज, यहाँ माई सोल डेड बीन, ये हेड बीन एक्चुअली डेड बीन लिख दिया है इसको गलती से, तो ये हेड बीन तो नहीं आएगा। और माई सोल वॉज ये लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तो माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड, और फिर लिखा है माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय, माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय।
अब एक चीज और हम समझते हैं कि माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड। तो डिस्ट्रैक्टेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सॉरी, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिस्ट्रैक्टेड, और उसके साथ आना चाहिए विद, या फिर उसके बाद आना चाहिए बाय द लाउड क्लैप। ठीक है, अब क्या आएगा, विद आएगा या बाय लाउड क्लैमर आएगा, ये हमको समझना है। तो पहला ऑप्शन हमको बोलता है माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ एंग्विश बाय द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल। यार यहाँ से ना, विद एन एक्सेस ऑफ एंग्विश, हाँ पहला वाला ठीक है, देख के चलते हैं। माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय एन एक्सेस ऑफ एंग्विश विद द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड। माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय, अब आपको एक चीज बताता हूँ। आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्रिपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब लगी हो या वर्ब के साथ कोई प्रिपोजिशन लगा हो तो उसको कहाँ पुट किया जाता है, जैसे कि ही लव, ही लव एट मी। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से बनाया जाता है, आई वॉज लव एट बाय हिम, आई वॉज लव्ड एट बाय हिम। तो जो भी प्रिपोजिशन आएगा ना, वो इस वर्ब के साथ ही रहे। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई विथ जो है ना, वो किसके साथ आया था, डिस्ट्रैक्टेड। ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिएगा इसमें। माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड विथ, ठीक है यहाँ तक तो सही है, एन एक्सेस ऑफ एंगिश बाय द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल। माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सेस ऑफ, बाय एन एक्सेस एंगिश विद द, नहीं ये स्ट्रक्चर इसका गलत है, और माई सोल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द लाउड क्लैमर दैट फॉलोड दिस एम्पायर्स प्रपोजल विद एन एक्सेस एंगिश, नहीं तो ये भी गलत है। हमको ये वाला जो क्वेश्चन था कौन सा, विद एन एक्सेस ऑफ एंगिश, वो डिस्ट्रैक्टेड के साथ रखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, अरे वही तो है, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। तो ये अगेन इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, उसमें ऑर्डर या सजेशन या रिक्वेस्ट या कमांड ये सब हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ हमको देखने को मिल रहा है ये ओबे योर एल्डर्स, तो भाई ओबे योर एल्डर्स में सजेशन के लिए शुड का यूज किया जाता है, ठीक। सजेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए किसका यूज किया जाता है, शुड का। तो इसमें कितने ऑप्शन में शुड लगा हुआ है, सभी में लगा हुआ है। तो अब दूसरी चीज देखते हैं आप। सबसे पहले ना इसमें सब्जेक्ट लगता है, प्लस लगता है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लगता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, उसके बाद जाएगा शुड, प्लस जाएगा बी, प्लस जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कोई अदर वर्ड्स है तो इसके बाद जाएगा। ये होता है इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द योर एल्डर्स, तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है योर एल्डर्स, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, हिज एल्डर्स गलत और वंस एल्डर्स गलत, ठीक। अगला बोल रहा है शुड भी लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर एल्डर्स शुड ओबे, और यहाँ लिखा हुआ है योर एल्डर्स शुड बी। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, और आगे होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो योर एल्डर शुड बी ओबेड, तो फॉर्मूला को कौन सा वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, या कौन सा वाला ऑप्शन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये हो गया चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आज हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आज थोड़े ज्यादा है और आज इसको खत्म करना है वॉइस को। प्लीज ऑर्डर माई डिनर, थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था इसको, तो आई होप आपसे बन जाएगा। चलो देख लो एक बार बना के पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, प्लीज ऑर्डर माई डिनर, तो प्लीज की जगह तो क्या आ जाता है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इसमें कहाँ लिखा है वो चेक करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ लिखा हुआ है, यू आर एडवाइज्ड ये हो गया, यू आर ऑर्डर्ड यहाँ हो गया, यू आर आस्क्ड टू गलत हो गए सारे अपने आप। ये कौन सा वाला, ये वाला सही हो गया। फिर भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
और फिर कोई अदर वर्ड्स या डिनर सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखो क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अगर है तो यहाँ पर यूर रिक्वेस्टेड आ गया, टू आ गया, ये आ गया ऑर्डर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वी वर पेड अ विजिट बाय मिस्टर बनर्जी। देखो बाय मिस्टर बनर्जी लिखा हुआ है और पेड अ विजिट वर्क के साथ पेड लगा हुआ है। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि एम इज आर वॉज वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये कब किस कंडीशन में हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस दिया हुआ है पहले से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बनाना पड़ेगा हमको एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा होता है ना, स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं इसका, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पेड अ विजिट, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट। ठीक, और पेड लिखा हुआ है, ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है, पेड अ विजिट है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट को सामने रखकर सब्जेक्ट बना दो, एक ऑब्जेक्ट उठाओ वहां से, उसको सामने रखो सब्जेक्ट बना दो, और दूसरा वाला वहीं छोड़ दो। ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवाया था आपको इस टाइप का। चलो देखते हैं पहले क्या आएगा। पहले आएगा मिस्टर बैनर्जी। ठीक है, उसके बाद लिखा है वॉज या वर लिखा था ना, और पेड लिखा था। इसका मतलब ये चेंज होकर किस में जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा, तो ये आ जाएगा पेड। ठीक, पेड। और उसके बाद इसको वी को सामने ले गया तो पेड अस हो जाएगा, ये वापस अपनी जगह चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, पेड अस अ विजिट। ठीक, पेड अस अ विजिट। देखो एक ऑब्जेक्ट ये होगा लिविंग और ये नॉन लिविंग, दो ऑब्जेक्ट साथ में रखे हैं, इसने इसको उठा के सामने ले गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, देखो मिस्टर बनर्जी पेड अस अ विजिट, मिस्टर बनर्जी विजिटेड अस गलत, मिस्टर बनर्जी हैड विजिटेड अस गलत, मिस्टर बनर्जी हैड पेड गलत। देखो मिस्टर बनर्जी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। चलो अगला देखो। द फील्ड्स आर बीइंग प्लॉट बाय द फार्मर्स। ठीक है, खेतों में किसान जो है बुआई कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है सेंटेंस में। और फिर अगेन देख लो, यहाँ पर आर बीइंग प्लॉट लिखा है, तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस। हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। बाय के बाद क्या लिखा होता है भैया, सब्जेक्ट लिखा होता है। बाई के पहले क्या रहती है, इधर वर्ब रहती है, तो आर बीइंग प्लॉट ये हो गई हमारी वर्ब, और उसके पहले लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट को सामने ला लेते हैं। सब्जेक्ट वापस रख दो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द फार्मर्स। द फार्मर सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा है, आर बीइंग प्लॉट। तो बीइंग कब लगाते हैं, बीइंग जब तब लगाते हैं जब पैसिव वॉइस बनाना और आईएनजी को अलग करना हो मेन वर्ब से। तो यहाँ पर प्लॉट, तो प्लॉट की जगह क्या कर दो, प्लॉट, प्लॉ, और प्लॉ में आईएनजी जोड़ दो, तो उससे यहाँ से कट जाएगा बी, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, प्लॉग। ठीक है, और ये एमएजआर की जगह द फार्मर्स, फार्मर्स के साथ क्या आ जाएगा, आर, द फार्मर्स आर प्लॉइंग, प्लगिंग द फील्ड्स, प्लगिंग द फील्ड्स। ढूंढ लो कहाँ मिल रहा है। द फार्मर्स हैव बीन, द फार्मर्स हैव बीन, द फार्मर्स आर, द फार्मर्स हैव। तो हैव तो हमको चाहिए ही नहीं था ना, इकलौता ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, सी ऑप्शन बचा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, डज जॉर्ज ब्लेम हिज वाइफ फॉर एवरीथिंग रॉन्ग। ठीक है, डज जॉर्ज ब्लेम हिज वाइफ फॉर एवरीथिंग रॉन्ग। देखो अगेन क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ डज लगा है। शॉर्ट में बताता हूँ भाई, डज अगर कहीं भी दिखा तो इसका मतलब क्या है, एमिजार लगेगा। कहाँ लगा है एमिजार, देखो वॉज गलत, इज लगा है, हैज गलत, इज लगा है। ठीक, दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पर। ठीक, और अब इसको दोनों ऑप्शन को बचे वालों को देखते हैं हम। इज हिज वाइफ ब्लेम्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी ऑब्वियसली, बाय जॉर्ज फॉर एवरीथिंग रॉन्ग। और ये बोल रहा है इज हिज वाइफ बीइंग ब्लेम्ड, लगा है यार। अब भी एक इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे, बीइंग कब लगता है, कंटिन्यूस में लगता है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही ऑप्शन क्या आएगा, बी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। चलो अगला देखो।
वाई इज टॉम मेकिंग दिस बॉक्स? क्वेश्चन मार्क लगा है, वॉज वाई लगा है, तो वाई तो हटेगा क्योंकि सब जगह वाई आएगा, वाई 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 वाई। दूसरी बात, इज लगा है तो इसकी जगह एमिजार आएगा, ठीक। इज लगा है एमिजार आएगा, यहाँ इज लगा है यहाँ इज लगा है, ये दो गलत। दूसरी बात क्या लिखा है, मेकिंग, मेकिंग लगा है मतलब आईएनजी को बीइंग से हटाएंगे, ठीक। बीइंग कहाँ लगा है, ये सिर्फ लास्ट ऑप्शन में लगा हुआ है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी मेकिंग की, मेड, देखो मेड लग गई, और फिर बाय प्लस टॉम लगेगा, तो बाय प्लस टॉम भी लगा हुआ है। उसको समझ में आएगा जो जिसने पहले अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। देखो वाई को तो हटा दो और इज को अपनी जगह डाल दो, तो ये बन गया टॉम इज मेकिंग दिस बॉक्स। अब ये फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर इंटरोगेटिव की जगह, तो टॉम इज मेकिंग दिस बॉक्स, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा दिस बॉक्स, फिर आएगा बॉक्स के साथ इज, फिर आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर आ जाएगा बाय प्लस टॉम। अब हमको इंटरोगेटिव चाहिए था तो इज आ गया बाहर, तो इज दिस बॉक्स बीइंग मेड बाय टॉम, अब यहाँ से क्या हट जाएगा, इज हट जाएगा, यहाँ से इज हट जाएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, वाई चाहिए था, तो वाई को हम इसके पहले लगा देते हैं, आप मैच करके देख लो, वाई इज दिस बॉक्स बीइंग मेड बाय टॉम, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं, जया ड्रॉप द मोबाइल फोन इनटू द बकेट। जया ड्रॉप द मोबाइल फोन इनटू द बकेट। द मोबाइल फोन विल बी, द मोबाइल फोन वाज, द मोबाइल फोन इज, द मोबाइल फोन हैज। यार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, अब इसको मैं बार बार समझाऊं ये बात भी सही नहीं है। आप खुद समझदार हो कि इसकी जगह वॉज या वर आएगा। कितने ऑप्शन में है देख लो, ये विल बी है, ये इज है, ये हैज है, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन में वॉज लगा है। फिर भी बाई बेसिक से अगर जाओगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये फोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे दिया, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आखिरी में ही आता है। हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन, द मोबाइल फोन, ये ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे और सामने लेके आएंगे, तो द मोबाइल फोन लग गया सबसे पहले, ठीक। द मोबाइल फोन, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है ना ड्रॉप, तो इसके मोबाइल फोन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा वॉज, और ड्रॉप की जगह ड्रॉप्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब ये सेकंड से। और फिर क्या आ जाएगा, बाय जया, और आखिरी में जाएगा इनटू द बकेट। देखो कौन से ऑप्शन में, दिस मोबाइल फोन, सॉरी द मोबाइल फोन वॉज ड्रॉप लगा है इनटू द बकेट बाय जया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है शी गेव मी सम ज्वेलरी, ठीक है, शी गेव मी सम ज्वेलरी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, पहले तो पॉज लेके खुद बना लो फिर मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, सम ज्वेलरी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, एक ऑब्जेक्ट हो गया मी, एक हो गया ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक होगा लिविंग एक होगा नॉन लिविंग, तो ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, ठीक। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर आप सामने ले जाकर उसको सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। अगर आप मी को सामने ले जाएंगे तो सम ज्वेलरी जहां का वहां रहेगा, और अगर सम ज्वेलरी ले जाएंगे तो मी जहां के वहां रहेगा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए जो भी सब्जेक्ट के रूप में आप लेकर जाएंगे उसके साथ वॉज या वर लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए इसने ना सम ज्वेलरी को पिक किया, तो सम ज्वेलरी हर जगह लग गया, उसके साथ ज्वेलरी, ज्वेलरी जो होती है वो होती है अनकाउंटेबल, ठीक, क्योंकि आप सोना चांदी जितना भी पहनते हैं, कान का, गले का, नाक का, वो सब मिलाकर आपका ज्वेलरी बनता है। अगर आपके पास एक सेट रखा है ज्वेलरी का, उसमें से आप झुमके अलग कर दो और सिर्फ हार लगाए तो वो भी ज्वेलरी कहलाएगा, इसलिए क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। पहली बार, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो ज्वेलरी के साथ वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज, ठीक। सम ज्वेलरी, सम ज्वेलरी। उसके बाद मैंने बोला आपसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ गिवन लगा है, यहाँ गिवन लगा है, ठीक। दूसरी बात लगा है टू मी बाई हर, और यहाँ लगा है गिवन मी बाय हर। तो यहाँ पर एक चीज चेंज होगी, जब आप किसी को कुछ देते हो, ठीक है, अगर गिव वर्ड का यूज करते हो तो एक फिक्स प्रीपोजिशन नाम की चीज होती है, तो गिव के साथ टू लगाया जाता है, ठीक। अब यहाँ गिवन के साथ मी नहीं लगेगा डायरेक्टली,
गिवन के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले टू लगेगा, उसके बाद मी लगेगा, राइट। तो यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा, यहाँ लगेगा सम ज्वेलरी वॉज गिवन टू मी बाय हर, राइट। अगर मुझे कोई कोई चीज दे रहा है, गिव वर्ड का अगर यूज कर रहा हूँ मैं, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि नो के साथ टू लगता है ना, स्माइल्ड के साथ एट लगता है, इन के साथ एट लगता है, शूट के साथ एट लगता है, वैसे सरप्राइज्ड एट लगता है, प्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ये सब आप पहले से ही पढ़कर आ रहे होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं, मैं जरा सा 1 मिनट टाइम देख लूं। चलिए, है हमारे पास समय है, अभी हमारे 6-7 क्वेश्चन और बाकी हैं आज के। दे फ्लंग ब्यूटीफुल breaths over his stately head and mighty shoulders। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा सा सेंटेंस दिख रहा होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं। ये है सब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ब्यूटीफुल breaths over his stately head and mighty shoulders, ये सब आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से वहां तक पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सामने आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए वॉज या वर लगेगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। चलो देखते हैं। ब्यूटीफुल रेड्स वर बीइंग फ्लंग ओवर हिज स्टेटली हेड एंड माइटी शोल्डर्स। ब्यूटीफुल रेड्स वर फ्लंग ओवर हिज स्टेटली हेड एंड माइटी शोल्डर्स। ब्यूटीफुल रेड्स आर फ्लंग, आर वाला ऑप्शन गलत हो गया, वॉज या वर में बदलना चाहिए। ब्यूटीफुल रेड्स हैड बीन वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखो व्रेथ ठीक है, तो व्रेथ के साथ वर लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर लगा है भैया बीइंग, तो ये तो गलत हो गया ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वो मिल गया हमको। क्योंकि बीइंग कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, सॉरी बीइंग सिर्फ कब लगती है, जब हमारे पास क्या हो, पहले कंटिन्यूअस टेंस हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, लेकिन उसके पहले बीइंग नहीं आता है, जब आपके पास पहले से क्या दिया हो, एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन कौन सा वाला मैच हो रहा है इसमें, ब्यूटीफुल ब्रेथ्स वर फ्लंग ओवर हिज स्टेटली हेड एंड माइटी शोल्डर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया आपका फ्लंग, फ्लंग हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया ब्यूटीफुल ब्रेथ्स, ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ओवर, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लास्ट पे रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीएचडी 2021 का। हाउ डू यू राइट एडवेंचर स्टोरी, हाउ डू यू राइट एडवेंचर स्टोरीज, ठीक। तो सबसे पहले तो हाउ को हटा दो, क्योंकि ये डब्ल्यू वर्ड है, और डू को अंदर डाल दो, यू डू राइट एडवेंचर स्टोरीज, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब डू को भी गायब कर दो, क्योंकि राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तब डू या डज नहीं लगाते, तो यू राइट एडवेंचर स्टोरीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एडवेंचर स्टोरीज हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके लिए क्या लगेगा, एमिजार, तो स्टोरीज के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं एडवेंचर स्टोरीज, इसके लिए लगेगा आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, ब्रिटेन, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो ये क्या हो जाएगा, बाय यू। अब ये फुल स्टॉप लगा है, हमको फुल स्टॉप नहीं इंटरोगेटिव चाहिए था, इंटरोगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर रखना पड़ता है, तो ये आर बाहर आ जाएगा, और हमको कौन सा चाहिए था, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया बाहर, हाउ, हाउ आर एडवेंचर स्टोरीज रिटन बाय यू। देखो कौन सा ऑप्शन में, हाउ आर एडवेंचर स्टोरीज रिटन बाय यू, हाउ आर एडवेंचर स्टोरीज बीइंग रिटन बाय यू, हाउ वर और हाउ हैव बीन, ये गलत, यहाँ वर लगा है, ये गलत, यहाँ आर लगा है, और यहाँ आर लगा है, हाउ आर एडवेंचर स्टोरीज रिटन बाय यू, ठीक है। और यहाँ लगा है हाउ आर एडवेंचर स्टोरीज बीइंग रिटन बाय यू, बीइंग नहीं लगता, कंटिन्यूअस में ही बीइंग लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन और बाकी है, 4 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा। द बास्केट ऑफ फ्रूट्स had been set down on the floor by the man। देखो
हैड बीन सेट डाउन लिखा है, ठीक, इसका मतलब ये क्या है, पहले से पैसिव वॉइस है। कहीं भी हैज हैव हैड के बाद बीन तब लगता है जब पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो पहले से किस में, पैसिव वॉइस में। और बाय द मैन लिखा हुआ अभी है, तो बाय द मैन की जगह द मैन पहले आ जाएगा, देखो द मैन सब जगह पहले आ गया। दूसरी बात, हैड बीन सेट लिखा हुआ है ना, तो यार हैड बीन सेट में से हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही लगेगी, और वर्ब की ये बीन हटा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट 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 ही होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट लगेगी। अब हमको देखना है हैड सेट कहाँ लगा हुआ है। द मैन सेट डाउन, गलत। द मैन हैज सेट डाउन, गलत। द मैन हैड सेट, द मैन सेट्स डाउन, गलत। मिल गया ऑप्शन। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, द बास्केट ऑफ फ्रूट्स हैड बीन, ये द बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट पैसिव जब बना है, ये आपकी हो गई वर्ब, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक। ये डाउन हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक। सेट डाउन नहीं, ये पूरा पूरा वर्ब लेके चलो, तो ये डाउन इसी के साथ रहेगा। और ये हो गया आपका ऑन द फ्लोर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और बाय द मैन ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आएगा द मैन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट, और उसके साथ लगेगा डाउन, सेट डाउन पूरा साथ में था, तो द मैन हैड सेट डाउन, इतना सही है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑन द फ्रूट। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे, थोड़ा कम करके देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है, और अगर आपको स्पीड कम लगे तो थोड़ा बड़ा कर देख लेना, आप अपने हिसाब से फ्री है। ग्रीक सिटीजन्स ब्लेम द न्यू अराइवल्स फॉर द इंक्रीज ऑफ इन अर्बन क्राइम। देखो ग्रीक सिटीजन, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ब्लेम ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द न्यू अराइवल्स, द न्यू अराइवल्स ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और फॉर द इंक्रीज इन अर्बन, तो ये पूरा का पूरा हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये तो लास्ट पे है, ठीक। हमको करना क्या है, सबसे पहले द न्यू अराइवल्स सामने लाना है, तो कहाँ कहाँ न्यू अराइवल्स है, द न्यू अराइवल्स, द न्यू अराइवल्स, द न्यू अराइवल्स, सब में द न्यू अराइवल्स है, ठीक। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसके लिए एम इज आर आएगा, ठीक। अब अराइवल्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो एम इज आर में से क्या आ गया, आर। इधर वर लगा है ये गलत, इधर हेड लगा है ये गलत, इधर वर लगा है ये गलत, ठीक। आर, फिर ब्लेम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ब्लेम्ड लग गई, और किसके द्वारा, द ग्रीक सिटीजन, तो बाय द ग्रीक सिटीजन्स फॉर द इंक्रीज इन अर्बन क्राइम, राइट। तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन सही है? पहला ही वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे ये लास्ट लाइक, ओके। तो भाई 55 क्वेश्चंस इन टोटल हमने वॉइस के सॉल्व कर लिए हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉइस को समझ लिया है, आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, सारे फॉर्मूला समझ लिए हैं। कुछ अगर कम रह गया हो तो वो आप वीडियोस को फिर से देख के फिर से कर लें, ठीक है, फिर से सॉल्व कर लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से बहुत अच्छी बन जाए, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका वॉइस का ना छूटे। तो इसी सीरीज में हम अगले चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने होंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड लक, गुड बाय।